जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के क्वेश्चनों पर। इसमें हम मूल विधि और भारतीय संविधान के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिसमें से आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके 25 मूल विधि के और 25 भारतीय संविधान के, और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए भैया कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले आपके 25 क्वेश्चंस मूल विधि के रहेंगे, फिर 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस आपके भारतीय संविधान के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता धारा 10 में शब्द स्त्री का उद्बोधक है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी आयु की स्त्री का धारा 10 में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन कह रहा है वर्जित कार्य, उद्देश्य, आशय या कार्य के लिए दंड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी अपराध के लिए उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है। उपहति, चोरी, द्विविवाह या हमला। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता में द्विविवाह को कठोर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व है। तो बताइए दोस्तों, अपराध का आवश्यक तत्व कौन सा है। इच्छा, आपराधिक तत्व, चेष्टा या हेतु। राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक तत्व, यही अपराध का आवश्यक तथ्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपराधिक मना स्थिति में शामिल नहीं है। तो हेतु, उपेक्षा, आशय, ज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक मना स्थिति में हेतु शामिल नहीं है, और बाकी के उपेक्षा, आशय, ज्ञान ये तीनों के तीनों इसमें शामिल हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता किस पे लागू नहीं होती है। विदेशी शत्रुओं पर, राजनीतिक अभिकर्ता पर, युद्ध अपराधों पर या उपर्युक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में भारतीय दंड संहिता नहीं लागू होती है। अगर विदेशी शत्रु आक्रमण करता है उस पर हमला करने के लिए भारतीय दंड संहिता नहीं लगती है। राजनीतिक अभिकर्ता पर और युद्ध अपराधों में अगर कोई सैनिक किसी भी आतंकवादी को मार देता है तो उस स्थिति में उस पर भारतीय दंड संहिता नहीं लगेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी पर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषी नहीं ठहराई जा सकती है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी राज्य में ये बताया गया है कि कोई भी पत्नी अपने पति को संरक्षण देती है तो वह दोषी नहीं मानी जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आजीवन कारावास हो सकता है। तो आजीवन कारावास को क्या कहा जाता है। कठोर कारावास, साधारण कारावास, एकांत कारावास या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कठोर कारावास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की हर परिभाषा, हर दंड तथा हर उपबंध साधारण उपवाद के अध्याधीन होगा, यह किस धारा में कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह धारा 6 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और आप
जो है सभी जो है आईपीसी की जितनी भी धाराएं हैं सभी आप जो है रट डालिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जितनी भी आईपीसी की धाराएं हैं वो बहुत अब पूछी जाती हैं। अगला है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारत शब्द को परिभाषित करती है? तो बताइए दोस्तों, धारा 15, धारा 21, धारा 18 या धारा 23? तो भारत शब्द को जो है परिभाषित धारा 18 करती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड का प्रकार नहीं है? साधारण कारावास, निर्वासन, मृत्युदंड या आजीवन कारावास? तो निर्वासन जो है यही भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी साधारण कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास ये सभी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सफल अभियोजक का परिणाम होता है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोष सिद्ध, यही जो है एक सफल अभियोजक का परिणाम होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपराध के लिए किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है? तो कितने दिनों के लिए? 1 माह, 4 माह, 3 माह या 1 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 माह के लिए रखा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा पृथक आशय के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी धारा जो है पृथक आशय के सिद्धांत पर कार्य करती है? धारा 31, धारा 38, धारा 35 या धारा 36? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा जो है 38, यही जो है पृथक आशय पर कार्य करती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सामान्य आशय का सिद्धांत को बताया गया है? तो बताइए दोस्तों, किस धारा में सामान्य आशय को जो है बताया गया है भारतीय दंड संहिता के? धारा 34, धारा 15, धारा 35 या धारा 38? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 34 में जो है इसके सिद्धांतों को बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत दायित्व होता है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत क्या दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है संयुक्त के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है? तो बताइए दोस्तों, जो जल्लाद होता है जो मृत्यु दंड देता है अर्थात फांसी देता है, वो जो है किस धारा के अंतर्गत दोष मुक्त होता है? धारा 75, धारा 78, धारा 95, धारा 80? तो राइट आंसर हो जाएगा वह जो है धारा 78 के प्रति दोष मुक्त होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस वाद में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शंस कह रहा है आर बनाम मैग्नाटन, दूसरा कह रहा है वी गोविंद, तीसरा कह रहा है आर वी प्रिंस केस और लास्ट कह रहा है आर वी हंडले और स्टीफेंस केस? तो राइट आंसर हो जाएगा आर बनाम मैग्नाटन में, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस से संबंधित है? संपत्ति से, शरीर से, संपत्ति और शरीर दोनों से, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संपत्ति और शरीर दोनों से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का कृत्य साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड किया जा सकता है? ऑप्शंस कह रहा है कोई दंड नहीं, विवाहित दंड का आधा, विवादित दंड का 1/4 या पूर्ण दंड? तो राइट आंसर हो जाएगा उसे जो है कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनैच्छिक मप्तता को आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शंस क्या रहा है, धारा 85, धारा 80, धारा 82 या धारा 87। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 85 के अंतर्गत जो है अनैच्छिक ममतता का आधार प्रतिरक्षा से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मैकनाटन का वाद निम्न में से किस बचाव के आधार से संबंधित है? आवश्यकता से, संबंधित से, ममता से या चित्त विकृति से? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है चित्त विकृति से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आत्मरक्षा का अधिकार है? तो बताइए दोस्तों, आत्मरक्षा का कौन सा अधिकार है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरा कह रहा है चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, तीसरा कह रहा है दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा। यही जो है आत्मरक्षा का एक अधिकार है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसी व्यक्ति की सहमति से कारित की जा सकती है? तो बताइए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सहमति से क्या इन चारों में से किया जा सकता है? घोर उपहति से, दूसरा कह रहा है मृत्यु से, तीसरा कह रहा है उपहति से और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपहति से, अर्थात उसकी उपस्थिति से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो बताइए दोस्तों, रोल एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1813 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग एक्टिंग 1773 के तहत जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। और बता दें इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे थे। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया था? तो बताइए किस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ जो है व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया के सभी एकाधिकारों को समाप्त कर दिया था? तो इन सभी में जो है आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर अधिनियम 1813 के जो है अंतर्गत जो है इनको जो है समाप्त कर दिया गया था कंपनी के एकाधिकार को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया गया? तो बताइए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, अगला कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1853, अगला कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है संभव हो सका था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है बजट पर बहस करने के लिए भारतीयों को शक्तियां प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो बताइए दोस्तों, केंद्र में जो है द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शंस कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1909, अगला कह रहा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और लास्ट कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1853। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन जो है स्थापित किया गया था।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था। तो ऑप्शंस हैं 1947, दूसरा कह रहा है 1937, तीसरा कह रहा है 1945 और लास्ट कह रहा है 1935। तो भारत में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 के तहत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो बताइए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत जो है इसको किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय विधान पालिका का प्रथम द्विसदनी बनाई गई थी। तो बताइए दोस्तों, प्रथम बार जो है भारतीय विधान पालिका कब जो है द्विसदनी बनाई गई थी। ऑप्शंस कह रहा है भारतीय काउंसिल एक्ट 1909, अगला कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919, नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति पर अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों एक बार भारत सरकार अधिनियम 1935 आप पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे 2-3 क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में बनेंगे ही। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पृथक किया गया था। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है इस सिद्धांत को प्रवृत्त किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस योजना पर आधारित है। ऑप्शंस कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार 1919, अगला कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अगला कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था। और बता दें इसी 1935 अधिनियम के तहत जो है 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया है। तो याद रखिएगा तीनों जो है सूचियों का, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों का जो है 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। तो बताइए दोस्तों, उस समय जो है ये अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। ऑप्शंस कह रहा है प्रांतीय विधानमंडल को, अगला कह रहा है प्रांतीय गवर्नर को, तीसरा कह रहा है गवर्नर जनरल को और लास्ट कह रहा है संघीय विधान पालिका को। तो राइट आंसर हो जाएगा उस टाइम जो है गवर्नर जनरल को जो है ये शक्तियाँ प्रदान की गई थी, अपशिष्ट शक्तियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, ये तो है इसकी विशेषता। दूसरा कह रहा अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, यही जो है गलत दिया हुआ है, यही इसकी विशेषता नहीं है। अगला कह रहा है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी है। और अगला कह रहा है इनमें अखिल भारतीय संविधान का प्रावधान है, ये भी है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपशिष्ट विशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो बताइए दोस्तों, अधिनियम 1919, अधिनियम 1947, अधिनियम 1935 या अधिनियम 1909? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों विशेष अर्थात महत्वपूर्ण है? तो बताइए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है भारतीय संविधान का प्रमुख सूत्र है, अर्थात जो है इसमें जो है वर्तमान में भारतीय संविधान का ढांचा 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर ही पूरा आधारित है, इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बताइए दोस्तों, किस अधिनियम के तहत जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? ऑप्शंस कह रहा है पार्लियामेंट सुधार 1909 के तहत, अगला कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और लास्ट कह रहा है चार्टर एक्ट 1833। तो राइट आंसर हो जाएगा, बर्मा को भारत से जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है 1937 में इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, कब अलग हुआ था? 1937 में। अगर पूछता है किसके माध्यम से, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से इसको 1937 में अलग कर दिया गया था, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश में लोकहितवाद की उत्पत्ति हुई थी? तो बताइए दोस्तों, जनहित याचिका की उत्पत्ति विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? ऑप्शंस कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा कह रहा है भारत, तीसरा कह रहा है फ्रांस और लास्ट कह रहा है ब्रिटेन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश स्वतंत्र होने से पहले प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शंस कह रहा है एम.एन. राय, दूसरा कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा कह रहा है भीमराव अम्बेडकर और लास्ट कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा, एम.एन. राय ने जो है सबसे पहले 1934 में प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा किसने भैया, 1934 में एम.एन. राय के द्वारा जो है सबसे पहले संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया था? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस कह रहा है पार्लियामेंट सुधार 1909, अगला कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935, नेक्स्ट कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 और लास्ट कह रहा है क्रिप्स मिशन योजना 1942। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन इसी के अंतर्गत किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा जो है संविधान रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्वराज पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, भारतीय कांग्रेस पार्टी ने या प्रांतीय दलों ने? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने जो है सबसे पहले प्रस्तुत किया था 1934 में। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो बताइए दोस्तों, 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसके जो है कार्यपालिका परिषद के सभापति कौन थे, उपसभापति? ऑप्शंस कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगला कह रहा है भीमराव अम्बेडकर,
तीसरा कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना और लास्ट कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उप सभापति थे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शंस कह रहा है विलियम वुड्स, दूसरा कह रहा है एबी अलेक्जेंडर, तीसरा कह रहा है पैथिक लॉरेंस और लास्ट कह रहा है स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड्स। यही जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था और बाकी तीनों के तीनों ये कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। वेवेल योजना द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, क्रिप्स मिशन योजना द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा जो है इसका किया गया था इसका प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कूट के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला कह रहा है क्रिप्स मिशन, दूसरा कह रहा है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा है नेहरू रिपोर्ट और लास्ट कह रहा है वेवेल योजना। तो बताइए दोस्तों इनका जो है राइट आंसर कौन सा बनेगा। अगर क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये जो है 1942 में आया था। ठीक है, कब भैया 1942 में। और अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये 1940 में प्रस्तुत की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये जो है 1928 में नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और वेवेल योजना की बात करें तो ये 1945 में हुई थी। ठीक है, तो अब इनको जो है सबसे पहले कौन सा होगा, तीसरा नेहरू रिपोर्ट, फिर दूसरे नंबर पे आएगा अगस्त प्रस्ताव, तीसरे नंबर पे आएगा क्रिप्स मिशन और चौथे नंबर पे आएगा वेवेल योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पहले नंबर पर तीसरा दिया है, फिर दूसरा दिया है, फिर पहला दिया है और फिर चौथा दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो बताइए दोस्तों इनमें से अगस्त 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उनमें से कौन सा इनमें जो है सदस्य नहीं है। ऑप्शंस कह रहा है जगजीवन राम, दूसरा कह रहा है सी गोपालाचारी, तीसरा कह रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लास्ट कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। फिर मिलेंगे एक नए जो है प्रैक्टिस सेट यानी इसका पार्ट 2 लेकर के। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।